हाँ, सो कल हम रिट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो रिट्स क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? जब किसी व्यक्ति का, किसी भी सिटीजन का या फिर नॉन सिटीजन का, कुछ मामलों में जब उसके अधिकार का हनन होता है, तब रिट जारी किया जाता है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। अभी देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 32 जो है, ये रिट जारी करने का अधिकार किसको देता है? ये रिट जारी करने का राइट किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी रिट जारी करेंगे आर्टिकल 32 के तहत, वो सारी की सारी रिट जो होगी फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड होगी। यानी कि जब भी कभी फंडामेंटल राइट्स किसी भी पर्सन का डिस्ट्रॉय होता है, तो वैसे स्थिति में, वैसे सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साथ में यह भी कहता है कि आप हमारे पास तभी आइए जब आपकी सुनवाई आपके राज्य के हाई कोर्ट में, यानी कि उच्च न्यायालय में नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उच्च न्यायालय को भी ये राइट है, ये अधिकार है कि वह रिट के मामले में सुनवाई कर सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होते हैं, उसका न्याय के मामले में क्षेत्र थोड़ा व्यापक होता है सुप्रीम कोर्ट से। तो किस रूप से व्यापक होता है, हम इस चीज को समझेंगे। व्यापक होने का रीजन ये है कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के एबॉलिश होने पे ही जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है, वह फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं बल्कि और भी जो भी राइट्स है, चाहे वो लीगल राइट्स हो या फिर किसी भी टाइप के राइट्स हो, उस राइट्स का भी यदि एबॉलिश होता है, यदि उल्लंघन होता है किसी व्यक्ति, किसी सरकार, किसी संस्था के तहत, तब हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो आपको यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में करता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है, वो रिट्स फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो लीगल राइट्स है, यानी कि मूलभूत अधिकार के साथ साथ जो दूसरे अधिकार हैं, उसके उल्लंघन पे भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, आ गया बात समझ में। रिट्स कितनी बार जारी किया गया है अब तक? देखिए, रिट्स कोई कंट्री से रिलेटेड तो है नहीं, मतलब कोई देश से तो रिलेटेड है नहीं कि कितनी बार जारी किया जा सकता है। जैसे कि आपका ये प्रश्न पूछना जायज होगा कि कितना बार हमने इमरजेंसी लगाई है, क्योंकि वो इमरजेंसी जो होती है वो पूरे देश में लगाई जाती है और सभी लोग उनको जानते हैं। लेकिन रिट जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, किसी संस्था विशेष के लिए होता है। तो वो रिट आती है, चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए वो कितनी बार आई, यह कोई प्रश्न, मतलब जो है, ये उस टाइप का कुछ प्रश्न नहीं है जिसके ऊपर चर्चा की जाए। आगे बात समझ में आपको, संजीव? आइए, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है किस प्रकार के रिट्स जारी करते हैं। आपको मैंने कल ही बोला था, ये पांचों नाम आप याद कर लीजिएगा। आज हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। जब आप सवाल पूछा करें और जब सवाल की जवाब दे दी जाए, तो बताया करें कि आप उस जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। अधूरे ना मुझे छोड़ें और ना अपने आप को छोड़ें। चलिए, सो पहला रिट्स क्या है? हैप्स कॉर्प्स। क्या है इसका हिंदी में मतलब? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी देखिए, मैं जितने भी आपको रिट्स के बारे में बताऊंगा, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, और वह किन किन के ऊपर लागू होता है और किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये तीनों चीज हम बताएंगे तो ये पूरा जो चीजें हैं वो कवर अप हो जाएगी। तो हेप्स कॉर्प्स यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि प्रस्तुत किया जाए। किसको प्रस्तुत किया जाए? देखिए, मान लीजिए कि आपको किसी थानेदार ने पकड़ के हवालात में बंद कर दिया, है ना, और आपको वो ये बात बताए नहीं कि वो आपको, उसने किस लिए पकड़ा है और किस लिए आपको बंद किया है। ऐसी स्थिति जब आती है, तो आपका जो एडवोकेट है वो चाहे
तो ये कह सकता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का एबॉलिश हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसलिए आपको इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट में वो रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, क्योंकि आपको पता है, कल ही मैंने बताया है कि जब भी कभी फंडामेंटल राइट्स एबॉलिश होता है तो आर्टिकल 32 क्या करता है, आपको वो रेमेडीज प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि आर्टिकल 32 ही सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके अलावा तो फंडामेंटल राइट्स का कुछ मतलब ही नहीं है। सो उस आर्टिकल 32 के तहत आपका जो एडवोकेट है वो क्या करेगा, केस फाइल करेगा। कहां पे करेगा, हाई कोर्ट में करेगा। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, बट लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधी ये बात कह दी है कि जब काम हाई कोर्ट से निपट सकता है तो आपको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप जज को ये बता सकते हैं कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, आपका जो मूलभूत अधिकार है, उस अधिकार का हनन किया गया है किसी पुलिस वाले के कारण या किसी पुलिस स्टेशन के कारण। यहाँ पे दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं, कोई एक व्यक्तिगत यानी कि कोई एक पुलिस वाला, या फिर पूरी संस्था यानी कि पूरा पुलिस स्टेशन। आप दोनों के खिलाफ जो है ये बातें वहां पे जाकर के बता सकते हैं। तब उस टाइम पे हाईकोर्ट का जो जज होगा वो क्या करेगा, वो आपको ये बताएगा, प्रस्तुत किया जाए। यानी किसको प्रस्तुत किया जाए, यदि आपने केस फाइल किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किया है, किसी पुलिस वाले के ऊपर किया है, तो उसके ऊपर जाएगा। यदि आपने पूरा पुलिस चौकी के ऊपर किया है, पुलिस स्टेशन के ऊपर किया है, तो उसके ऊपर जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या है ये? तो सीधी सीधी शब्दों में, उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकरण, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपके आएंगे। क्या है, किसी प्राधिकरण या व्यक्ति दोनों के खिलाफ, है ना, प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब समझ लीजिए कोई सरकारी प्राधिकरण, दोनों के खिलाफ जो है इस चीज को जारी किया जा सकता है। ये आपका एमसीक्यू में आता है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कौन सा रिट किसके खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है। नौ, अभी कुछ स्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है। अभी कुछ स्थिति में लागू नहीं की जा सकती है, कुछ सिचुएशन में लागू नहीं की जा सकती है। तो वो कौन सा सिचुएशन है? पहला सिचुएशन ये है कि आपको जो जेल हुआ है, आपको जो हिरासत, जेल नहीं, आपको जो हिरासत में लिया गया है, वेन डिटेंशन इज लॉफुल, यानी कि वो कानून सम्मत है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हिरासत में, कल नहीं परसों बताया था कि जब हिरासत में लिया जाता है तो वहां पे दो तरह के की चीजें होती है। एक तो आपको बता करके लिया जाता है कि भाई आपने ये काम किया है, इसलिए हम आपको जो है आपको हम हिरासत में ले रहे हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बताया भी नहीं जाएगा, कुछ ऐसे भी कानून है, और आपको ले लिया जाएगा रिमांड में। तो ये चीज हो गई कि यदि कोई लॉफुल है तो वहां पे आप जा नहीं सकते। दूसरी क्या है, यदि आपने किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी किसी भी विधानसभा के खिलाफ या फिर किसी न्यायालय के खिलाफ यदि आपने कुछ ऐसा बोला है, और उसके बाद यदि आपको पुलिस वाले ने हिरासत में लिया है किसी कानून के तहत, तो उसके बाद भी आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। या फिर किसी न्यायालय ने ये खुद कहा है किसी पुलिस वाले को कि भाई इसको जाकर के आप अरेस्ट करो, हिरासत में लो, ठीक है, और आपको वो पुलिस वाले ने नहीं बताया ये बात कि आपको वो क्यों हिरासत में ले रहा है, तब भी आपका वकील यहां तक नहीं जा सकता। और उसके बाद क्या हुआ है, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द कोर्ट। यानी कि समझ लीजिए कि आपको पुलिस वाले ने हिरासत में ले लिया है और आप कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट को उसके ऊपर न्याय करने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है जिसके ऊपर कोर्ट को यह अधिकार ही नहीं है कि वो आपके ऊपर न्याय कर सके। तो वो, तब भी आप जो है इस मामले में भी वहां पे आप रिट जारी नहीं करवा सकते। दूसरा हम आते हैं, क्या है दूसरा, मैंडामस, यानी कि परमादेश। क्या होता है इसका मतलब मैंडामस का? वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। यानी कि इसमें जो है कोर्ट आदेश देता है। कोर्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे दो ही तरह के कोर्ट हैं, एक हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। हम आदेश देते हैं, यानी कि कोर्ट आदेश देता है। कोर्ट किसको आदेश दे सकता है? तो कोर्ट जो है सार्वजनिक अधिकारी को आदेश दे सकता है। किस लिए सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देगा? मान लीजिए कि आपका कोई काम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में रुका हुआ है,
और उस गवर्नमेंट ऑफिस वाले आपका वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपका कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोनों चीज है, एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर एक वो गवर्नमेंट ऑफिस काम नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग चीज है। पहले मामले में क्या था, कोई कोई इंडिविजुअल था, कोई व्यक्ति विशेष था। और दूसरे मामले में क्या है, आप किसको कटघरे में खड़े कर रहे हैं, दूसरे मामले में आप पूरे उस कार्यालय को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ठीक है, आप बार बार उस कार्यालय में, उस ऑफिस में जा रहे हैं, उस गवर्नमेंट ऑफिसर से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आपका जो मूलभूत अधिकार है उसका हनन हुआ। क्योंकि मूलभूत अधिकार क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में जा सकता है। और सार्वजनिक कार्यालय में कोई व्यक्ति क्यों जाएगा, कोई पागल थोड़ी है कि सार्वजनिक कार्यालय में आप जाओगे, कुछ काम रहेगा आपको तभी तो जाओगे। लेकिन आप जिस काम से गए वो काम आपका हो ही नहीं रहा है। इट मीन्स क्या हुआ है, आपका फंडामेंटल राइट जो है वो एबॉलिश हुआ है। और इस स्थिति में, इस सिचुएशंस में भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जा सकते हैं, उनको ये बात बता सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा, हाई कोर्ट को ऐसा लगेगा कि हाँ आप जो कह रहे हो उस बात में दम है, इसके ऊपर सुनवाई की जा सकती है रिट जारी करके। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, किसको आदेश देगा, उस व्यक्ति विशेष को या फिर उस सार्वजनिक कार्यालय को। इसमें कोई केस स्टडी अभी तक नहीं है, होता तो मैं पक्का बताता। इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कहीं जाएं, आप कुछ करें, इसलिए मैं आपको यहां पे खड़ा कर रहा हूं। आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, कहां था मैं, तो कोर्ट जो है वो किसके ऊपर रिट जारी करेगा, किसको आदेश देगा, उस व्यक्ति विशेष को या फिर उस पूरे कार्यालय को यह आदेश देगा कि भाई आप इसका काम क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बारे में कोर्ट उनसे पूछताछ करेगा, जो भी होगा। अब वो किसके किसके लिए, सार्वजनिक अधिकारी के अलावा किसी भी सार्वजनिक निकाय, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, किसी भी निगम, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट, किसी भी न्यायाधिकरण, और सरकार के खिलाफ। ये आप सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे आपके एमसीक्यू में ये वर्ड आ सकते हैं कि जो मैंडामस है यानी जो परमादेश है वो किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अभी मैंडामस किसके ऊपर इशू नहीं किया जा सकता, तो किसके ऊपर इशू नहीं किया जा सकता, पहला कौन है, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ, अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी कि समझ लीजिए कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में कोई काम आप लेकर के गए और वो प्राइवेट स्कूल वाले या फिर कोई प्राइवेट ऑफिस वाले काम करने से मना कर दिया, तो आप जो है इसके ऊपर आप रिट जारी नहीं करवा सकते। दूसरा क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसे विभाग जो कि संवैधानिक नहीं है, जिसका वर्णन, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। यानी वो ऐसे ही बना दिया गया, हो सकता है कि वो ऐसे ही बना दिया गया होगा, सरकार को जरूरत पड़ी और सरकार ने उस विभाग का निर्माण कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये बात लिखी हुई नहीं है कि ऐसे विभाग का निर्माण होना चाहिए या ऐसा विभाग जो है एक्सिस्ट करनी चाहिए। तो उसको कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट। नाम से पता चल रहा है कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार से वर्णन, संदर्भ, डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, तो इनके ऊपर भी जो है मैंडामस लागू नहीं होता है। तीसरा कौन है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स। इसके ऊपर भी जो परमादेश वाला रिट्स है वो काम नहीं करता। भले ही कोई काम आपके इनके ऑफिस से रिलेटेड हो और इनके ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, तो आप इनके ऊपर जाकर के रिट जारी नहीं करवा सकते। और किन के ऊपर नहीं करवा सकते, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन कौन सा चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की कौन सी चीफ जस्टिस, जो ऑलरेडी जुडिशरी कैपेसिटी रखती हो, यानी कि वो न्यायिक क्षमता रखता है, न्याय करने का क्षमता रखता है, यानी कि वो न्याय दे सकता है। ऐसे जज के ऊपर भी आप जो है रिट जारी नहीं करवा सकते हैं। और ऐसे काम में टू वर्क विद द काइंड ऑफ वर्क इज डिस्क्रिप्शन एंड नॉट मैंडेटरी, यानी कि जहां पे कोई, आप किसी ऐसे कार्यालय में जा रहे हैं जहां पे काम करने का जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है वो अधिकार उसका विवेकाधिकार है, यानी वो अपने विवेक से, अपने माइंड से काम करेगा, वो किसी के बताने पे काम नहीं करेगा। तो यहां पे भी उसके लिए भी आप ये रिट जारी नहीं करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परमादेश। तीसरा है हमारा प्रोविजन, यानी कि प्रतिषेध। तो प्रतिषेध क्या है, टू फॉरवर्ड, यानी कि रोकना।
तो अभी देखिए, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे रोकने वाली बात आ रही है। देखिए, पहला और दूसरा जो चीज हम पढ़ रहे थे वो किसके ऊपर था? वो किसी न्यायिक प्राधिकरण के ऊपर था, सार्वजनिक कार्यालय के ऊपर था। लेकिन अभी ये जो तीसरा वाला जो है टू फॉर्म, अभी यहाँ पे जो तीसरा वाला जो आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक के लिए है। ये जो रिट जारी जो की जा सकती है, वह न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के ऊपर रिट जारी कर सकती है। देखिए, न्यायिक संस्था वो होती है जो न्याय दे करके आपको जेल भेज सके, और अर्ध न्यायिक संस्था वो होती है जो आपको सिर्फ न्याय दे सके, उसमें जेल जाने का कोई भी प्रावधान शामिल नहीं है। न्यायिक संस्थानों में क्या आएगा? जो भी है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिला जिला कोर्ट, सिविल कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आ जाते हैं। अर्ध न्यायिक में जहां पे लोक अदालत भी एक तरह का अर्ध न्यायिक होता है, क्योंकि लोक अदालत में सिर्फ सुनवाई होती है, वहां पे जो कॉम्प्रोमाइज होता है, वहां पे किसी भी प्रकार का आपको सजा नहीं मिलता। उसको कहते हैं अर्ध न्यायिक, यानी कि जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी। दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे, क्या डिफरेंस होता है। तो टू फॉरबिड यानी कि रोकना, किसको रोकना भाई? तो इस रिट के जरिए जो हायर कोर्ट होती है, वो अपने निचले कोर्ट के किसी भी निर्णय को रोकने के लिए सक्षम है। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है किसके खिलाफ? किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ, किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ। क्यों कर सकता है? ये बताने के लिए कर सकता है कि आपने जो निर्णय दिया है या निर्णय लेने वाले हैं वो गलत होने वाला है, या फिर वह निर्णय आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, आप इसके ऊपर सुनवाई ना करें, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसके ऊपर जो है ये रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह रिट किसके ऊपर जारी नहीं किया जा सकता है? क्योंकि मैंने बताया ये सिर्फ दो संस्थाओं के ऊपर, यानी कि जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर ही जारी किया जा सकता है, बाकी किसी के भी ऊपर जारी नहीं किया जा सकता। तो जब मैं बाकी किसी का भी बोलूं तो बाकी किसी में सभी आ जाएंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जितने भी पर्सनल अथॉरिटीज होंगे, इन सभी के ऊपर यह चीज लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा सर ट्राई, यानी कि उत्प्रेषण। अभी उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, या फिर इसको कह लीजिए आप टू बी इन्फॉर्म, यानी कि किसी चीज के लिए प्रमाण का डिमांड करना और किसी चीज के बारे में सूचना देना, इसको कहते हैं। अभी ये जो चीजें हैं, अभी ये चीज भी न्यायिक वाली बातों में आती है, यानी ये भी जुडिशरी से रिलेटेड है। तो द रिट इज अगेंस्ट इशू बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी, यानी कि जो ऊपरी अदालत है वह यह रिट जारी कर सकता है। किसको जारी कर सकता है? लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को। यानी कि लोअर कोर्ट में कौन आ जाएगा? जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सब आ जाएंगे। और ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल यानी कि जो अर्ध गैर न्यायिक संस्थान है, जैसे कि मान लीजिए अर्ध गैर न्यायिक में एक एग्जाम्पल कोई बताएंगे आप लोग मुझे? जैसे कि आप बताइए, कोई बता सकता है? जैसे कि आप ये मान लीजिए कि जैसे कि कहीं से आपने कोई सामान खरीदा, कंज्यूमर कोर्ट, राइट, कहीं से आपने सामान खरीदा और वो सामान आपको पसंद नहीं आया, लेकिन जिससे आपने खरीदा वो वापस लेने से मना कर रहा है, तो फिर आप इस चीज का जो जो केस है इससे रिलेटेड, वो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं, ग्राम न्यायालय ऐसा कुछ नहीं आता है। ग्राम न्यायालय कोई न्यायालय नहीं है, मैंने पहली बार नाम सुना है कि ग्राम न्यायालय कुछ होता है करके। ग्राम पंचायत होता है, ग्राम न्यायालय नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको भी ये सूचना भेजा जा सकता है। तो क्या सूचना भेजा जा सकता है? कि आपने जो मुकदमा किया है, देखिए, इससे जो है, इससे हम किसी भी मुकदमे को हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। समझ में आ रही है? जैसे कि कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट कोई मुकदमे पर सुनवाई कर रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, यह जो चीज है वो इस कोर्ट के लेवल का नहीं है, इसे हमें हायर कोर्ट में भेजना चाहिए ताकि हमारी जल्दी सुनवाई हो जाए। तो आप का जो एडवोकेट है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट जारी करवा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर सुनवाई इस कोर्ट में ना करवा करके आप हाई कोर्ट में करवाएं, क्योंकि ये इनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर है, ये इनके जुडिशरी जो रीजन है उनसे बाहर है।
तो ये चीज आप करवा सकते हैं। अभी इसमें दो चीजें आती है, एक तो प्री 1991 इरा यानी कि 1991 से पहले और 1991 के बाद। तो 1991 के पहले क्या था, 1991 से पहले ये जो रिट था, ये रिट सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल्स और क्वासी जुडिशियल्स यानी कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता था, ना कि किसी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ। प्रशासनिक अधिकारी का मतलब समझ रहे हैं, आईएएस आईपीएस ये हो गए प्रशासनिक अधिकारी। न्यायिक अधिकारी हो गए जज वगैरह, उसको न्यायिक अधिकारी हम कहते हैं। लेकिन पोस्ट 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया और उन्होंने क्या बताया कि यह जो है व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी इशू इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित किया जा सकता है, तो ऐसे भी लोगों के ऊपर हम ये रिट जारी करवा सकते हैं। अब अंतिम है हमारा एक क्यो वारंटो यानी कि अधिकार पृष्ठा। देखो वारंटो यानी आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसका, वारंट, आपने वारंट का नाम सुना होगा, यहाँ पे वारंटो आया है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट अथॉरिटी यानी कि किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से या किस वारंट से, इसका ये मतलब है किस अधिकार से अथवा किस वारंट से। तो इसमें जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से ये पूछ सकता है कि किस राइट के तहत आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर आपकी काम किस प्रकार से चल रही है, इस चीज के बारे में जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो पूछ सकता है। ये हो गया अधिकार परीक्षा। बस इतनी सी ही बात थी, ये सारे हमने रिट्स को कवर कर दिए। अभी इसके बाद यानी कि हमारा आर्टिकल नंबर 32 कवर हो चुका है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 33 पे। आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है, रिलेटेड टू आर्म फोर्स और फंडामेंटल राइट्स, सशस्त्र बल और मूल अधिकार। अभी देखिए हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स की बात की कि राइट टू स्पीच है, आप बोल सकते हैं कुछ भी, जो भी मतलब ऐसी चीजें बोल सकते हैं जिनसे संविधान को ठेस ना पहुंचे या किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, ये सारे अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन जो आर्म्ड फोर्स में है, आर्म्ड फोर्स में अभी यहाँ पे सशस्त्र बल भी आ गए और उसके बाद जो अर्धसैनिक बल है, जो पुलिस है, जो खुफिया एजेंसी है यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये सभी, इन सभी के अधिकारी, सिर्फ अधिकारी नहीं, इन सभी में जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं, जब हम सशस्त्र बल की बात करते हैं तो इसमें जॉब करने वाले चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो प्यून हो, कोई भी हो, सब आ जाता है। और इन सब का फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं पे कटौती की जा सकती है और कटौती की जाती है। तो क्या कटौती होती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए कि जो सेना में जो लोग रहते हैं या फिर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहते हैं, उनको मीडिया फेस करने की इजाजत नहीं होती है कि आप जो काम कर रहे हैं आप मीडिया में आकर के आप बता नहीं सकते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह का जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लिमिटेशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो आर्टिकल 33 में जो भी चेंजेस है, यदि जो भी चेंजेस करना है, इसके जो इसके ऊपर चेंजेस करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे रखा है, ना कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को। आर्टिकल नंबर 34 के बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है, ये आपको मैं एक होमवर्क में दे रहा हूं। ये है अपना मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ के बारे में यही आप जान सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं या फिर मार्शल लॉ कभी कभी युद्ध की परिस्थिति में, वॉर की परिस्थिति में पूरे देश में या फिर देश के किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, किसी भी छोटे से भाग में, भूभाग में लागू किया जा सकता है। और जैसे ही ये मार्शल लॉ एक्सिस्ट में आता है, मार्शल लॉ एक्ट में आता है, जब वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, तो वहां का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहते हैं वो सारा खत्म हो जाते हैं। खत्म मतलब उन सभी का जो पावर है वह पावर सबका जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो पावर है
उस जगह का, उस पर्टिकुलर रीजन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सारा किसके हाथ में आ जाता है? मार्शल लॉ, यानी कि जो भी आर्मी वाले हैं उसके हाथ में आ जाता है। ये है आर्टिकल नंबर 34। सो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक था। हमने 12 और 13 को बताया था कि इसके बारे में जस्ट डिफिनेशन लिखा हुआ है। हमने आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 34 तक कवर अप किया है। अब है आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 में ज्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल नंबर 35, आपने अभी तक आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 34 तक जो भी कुछ पढ़ा है उन सबको लागू करवाने का एक तरीका है आर्टिकल नंबर 35। और आर्टिकल नंबर 35 में जब भी कभी कुछ चेंजेस लाना हो तो वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है, बाकी किसी भी स्टेट का कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं ला सकता है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स के जो है हमारे चैप्टर पूरे अब कंप्लीट हो चुके हैं। आइए इसके ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या हो सकता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, नकुल ने बताया है सी। नकुल, आप किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी या किसी और एग्जाम का? एमपीपीएससी का कर रहे हैं, ठीक। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, गलत हैं? फर्स्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस। मैंने अपने पहले पार्ट में ये आपको बताया था। सेकेंड क्या है? इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड द एग्रीगेट इंडिविजुअल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 32 आपको इस बात की गारंटी देता है। ऑप्शन डी क्या है? फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स। ये किसी व्यक्ति के लिए भी है और किसी ग्रुप के लिए भी है। इंडिविजुअल्स आपने पढ़ लिया होगा और ग्रुप भी आपने देख लिया कि किस प्रकार से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को राइट्स मिले हुए हैं, किस प्रकार से रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट्स मिले हुए हैं। तो वो क्या हो गया? वो एक तरह का ग्रुप राइट्स हो गया। किस तरह से आपको राइट्स मिला हुआ है, ये इंडिविजुअल राइट्स हो गया। तो ये तीनों चीज तो सही है। गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू द रिट्स इन डिफेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहां तक सही था। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, कुछ दिनों पहले, कि यूपीएससी में हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के सेंटेंस रहते हैं जो आधी सही और आधी गलत होती है। यहां तक यदि आप देखें तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है एज वेल एज फॉर अदर राइट आउटसाइड पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है। आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी देता है, यह राइट्स देता है कि वो इसके ऊपर काम कर सके। लेकिन आउटसाइड पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करने का जो राइट्स है वो किसको मिला हुआ है, कौन बताएगा? पार्ट 3 वाला जो राइट्स है यहाँ पे मेंशन, वो किसको मिला हुआ है? यस, वो हाई कोर्ट को मिला हुआ है ना। तो यहाँ पे यदि सुप्रीम कोर्ट की जगह पे हाई कोर्ट रहता तो ऑप्शन सी भी सही होता, या फिर इसके बाद ये पूरा नहीं होता तो ऑप्शन सी सही होता। नेक्स्ट में आ जाइए, देखिए, बताइए मुझे इसका आंसर। शुभम, समझते का तुला? मग आंसर काय देत नाही?
नो आइडिया। शायद क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है क्या, मुझे पढ़ने दीजिए। फॉर विच ऑफ द राइट इंट्रीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एन इंडिविजुअल कैन फाइट रिट पिटिशन डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, देखिए क्वेश्चन क्या था। फॉर विच ऑफ द राइट्स, यानी कि किस अधिकार के लिए एक व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है। किस में दायर कर सकता है? जब कोई कानून पारित किए बिना कर एकत्र किया जाए, यानी कि व्हेन टैक्स इज कलेक्टेड विदाउट अ लॉ बीइंग पास्ड। देखिए नकुल, जब भी आपको आइडिया ना हो ना, आपको आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरे चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स, ध्यान दीजिएगा आप, फंडामेंटल राइट्स में हमने कहीं पे भी इस चीज के बारे में नहीं पढ़ा। सही बोल रहा हूं ना मैं? हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, राइट। और अब जब ये क्वेश्चंस आ गया है आपके सामने, तो आपको ये लग रहा होगा कि यार हमने पढ़ा नहीं, इसका मतलब सर ने पढ़ाया नहीं है ना? कि ये कहीं ना कहीं तो होगा जरूर, सर ने शायद इनको छोड़ दिया है। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी भी चीज को छोड़ता नहीं हूं, और जो चीज मैंने नहीं पढ़ाया और वैसी कुछ चीज आ गई, तो सीधे आप समझ लीजिए कि वो गलत है। वो स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत है। वेन टैक्स इज कलेक्टेड विदाउट अ लॉ बीइंग पास्ड, यानी कि लॉ को, किसी भी प्रकार के लॉ को पास किए बिना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। ये हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये स्टेटमेंट पता नहीं कहां से आ गया। तो आपके माइंड में लग रहा होगा अरे हमने पढ़ा नहीं, जरूर हमसे कुछ मिस हो गया रहेगा। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस हमेशा ऐसा खेल खेलती है आप लोगों के साथ। इस चीज को आप समझिए। आपको पॉलिटी में कभी भी, जब आप एग्जाम देने जाए, हमारा पूरा 3 महीने का कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, तो आप सीधा समझ जाइए कि वो स्टेटमेंट गलत है। उसमें कोई दो मत मत रखिएगा, वो स्टेटमेंट गलत है। तो इसके बारे में तो पूरा गलत ही है, हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। नाउ दूसरी बात आती है, व्हेन एडल्ट सफरेज इज वायलेटेड इन इलेक्शन टू लोकसभा, जब लोकसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार का उल्लंघन किया जाता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स और ये है लीगल राइट्स। लोकसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार का उल्लंघन, हमने अभी तक जितने भी राइट्स पढ़े हैं, क्या हमने उस उन सारे राइट्स में इसके बारे में कुछ पढ़ा था कि वोटिंग राइट्स है आपको फंडामेंटल राइट्स में? पढ़ा है हमने? हाँ या ना? नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है? यह स्टेटमेंट भी गलत है। जब हम पढ़ा ही नहीं तो फिर ए और बी में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? जो चीज मैंने नहीं पढ़ाया इसका मतलब वो गलत है। आप ये ध्यान में रखिए। पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल आप ये ध्यान में रखिए कि जो चीज मैं नहीं पढ़ाया हूं वो बिल्कुल गलत है। देखिए ये जो है वयस्क मताधिकार जो है, ये अधिकार तो है आपका, वोट देने का अधिकार है। भारत के नागरिक को जो अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, दो जो फिनिश देयर 18 years ऑफ एज, दे हैव टू राइट, उसे राइट मिला हुआ है। लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स ना होकर के वो कौन सा राइट है? वो है आपका लीगल राइट्स, यानी कि कानूनी अधिकार है। वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों गलत है। यानी कि जब मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो आप सभी लोग ए बी में खेलने इतने बैठ गए है ना? आप ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब मैंने पहले ही बताया चैप्टर ऐसे ही भी बहुत बड़ा है, ध्यान देना चाहिए आपको। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बाद हम ड्यूटीज पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, और फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको आगे के चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ने को हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आप ध्यान दिया कीजिए। क्लियर? आगे चलें। चलिए अब हम मेंस का आंसर करते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू प्रोटेस्ट इन डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी में आपको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार, यानी कि आपको विरोध का अधिकार है ना? किसी भी पक्ष के ऊपर आपको अपना मत रखने का अधिकार है, आप उसके पक्ष और विपक्ष में बातें कह सकते हैं।
तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए। सिग्निफिकेंस यानी इसके महत्व। प्रश्न को पहले देखिए, समझिए, और ये देखिए कि प्रश्न जो है वो कितने शब्दों में पूछा गया है। वो पूछा गया है सिर्फ 150 शब्दों में, बहुत ही कम। यानी कि सिर्फ आपको इसका आंसर एक पेज में लिखना है। तो सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको यहां पे यह समझाना है कि डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट का क्या रोल हो सकता है, और यह जरूरी है या नहीं, जरूरी है तो कितना जरूरी है, और इसका आपको प्रमाण देना होगा। आप इसका प्रमाण कैसे दे पाएंगे? कल मैंने बताया था कि मेंस के आंसर में आपको वो चीजें लिखनी पड़ती है जिनसे आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सको, आप अपने आंसर को प्रमाणित कर सको कि आप जो लिख रहे हो वो सही है। सिर्फ बातें वहां पे नहीं लिखी जाती, खास करके पॉलिटी के क्वेश्चंस में सिर्फ बातें नहीं लिखी जाती वहां पे, आपको वहां पे जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। और पॉलिटी से है तो वो जस्टिफिकेशन आपको कहां पे मिलेगा? वो जस्टिफिकेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में मिलेगा। तो अभी आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो विरोध का अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट है, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? जल्दी। हम उसके बाद हम आएंगे अपने आंसर का फ्रेम करने में। सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा, आपको एक इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 10। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं अनिल। आर्टिकल 10 में कहा घुस गए? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है, आप आर्टिकल 10 में चले गए। यस दीपशिका, करेक्ट, आर्टिकल नंबर 19। दीपशिका मेरा नाम रोशन करेगी, है ना? नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं अनिल, गलती होती है, आप सुधारिए। उषा आप आर्टिकल 361 में चली गई। हाँ, अब अक्षय ने उसमें एक और जोड़ा, क्लाउजेस जोड़ा है। गुड, बहुत अच्छा। सॉरी आकाश, आर्टिकल 19 क्लाउजेस 1। देखिए आर्टिकल 19 जो है ये आपको बताता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है, आपने राइट टू प्रोटेस्ट ऐसा वर्ड पढ़ा नहीं होगा। आपने कौन सा वर्ड पढ़ा है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ही हो गया, बिल्कुल नकुल भाई, मैं अभी उसी के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ही हो गया राइट टू प्रोटेस्ट। मैंने क्वेश्चन के बाद तुरंत आंसर बताने की शुरुआत कर दी थी, जहां पे मैंने ये बताया था कि लोकतंत्र में आपको किसी पक्ष और विपक्ष में मत रखने का अधिकार होता है। इसका मतलब वो क्या है? वो एक तरह का एक्सप्रेशन है। इसे ही आप कह सकते हैं जब आप किसी के पक्ष में, उसे प्रोटेस्ट तो वही हो गया ना। जैसे कि शाहीन बाग में हुआ, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट। वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ? एक विचारधारा के खिलाफ उन लोगों का कहना था। वाक एवं अभिव्यक्ति, हाँ ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 वही है। हाँ, सो आर्टिकल नंबर 19 क्लाउजेस 1 एंड आर्टिकल नंबर 19 क्लाउजेस 2, ये दोनों आर्टिकल ये बात का प्रमाण करता है, ये आपको सर्टिफिकेशन देता है, सर्टिफिकेट देता है कि आप अपने आंसर को इस तरह से थोड़ा एक्सप्लोर कर सको, आप अपने आंसर में एक प्रमाणिकता ला सको। तो इसका आंसर कैसे होना चाहिए? सबसे पहले आपको डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट ऑफ डिसेंट इन डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी में जो आपका जो मत है, आपकी जो व्यक्तिगत विचार है, आपका जो विवेक है, उसके बारे में आप बताइए। और सबसे पहले
आपको इसके बारे में बताने से पहले आपको डेमोक्रेसी के बारे में एक लाइन लिखनी चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो आप अब्राहम लिंकन की जो बातें हैं वो आप उस चीज को कोट कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है। तो आंसर कैसे फ्रेम करना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी क्या है कि तुरंत बाद आपका आंसर किस पॉइंट पे आ जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वह क्या है, संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है और वो क्यों जरूरी है, इस चीज के ऊपर आपको बातें बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये आंसर है उस आंसर का एक इंट्रोडक्शन तैयार हो चुका है। ठीक है, एक तरह से परिचय तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको अपने आंसर को लिंक करना है। किससे लिंक करेंगे आप, राइट टू प्रोटेस्ट, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट ऐसा वर्ड आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। तो राइट टू प्रोटेस्ट को आप किससे लिंक करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। और फिर आप एग्जांपल्स देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन सा, आर्टिकल नंबर 91, 1 एंड 19 2। इसके बारे में आप बताएंगे कि 19 आर्टिकल क्या कहता है। उसके बाद आपको एक बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट देना है। बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए कि राइट टू प्रोटेस्ट जरूरी क्यों है। आपको यह बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र जो है वह जनता के लिए बनाया गया है और जनता के द्वारा बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे जनता के हितों की रक्षा अत्यंत अनिवार्य है। यानी कि पब्लिक के जो हित है, जनता की जो हित है उसकी रक्षा यहाँ पे करनी चाहिए। तो उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है, हो सकता है कि कभी सरकार ने ऐसा डिसीजन ले लिया हो जो जनता के एक बहुत बड़े समूह के खिलाफ हो, ऐसा आप कह सकते हैं। या फिर कोई ऐसा डिसीजन जो जनता को पसंद नहीं आया हो। तो जब सरकार का डिसीजन जब पार्लियामेंट में ले लिया गया है और पसंद नहीं आया है किसी को, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये कहता है कि आप उसके ऊपर खुल करके बातें बोल सकते हैं। आप पेपर में आर्टिकल लिख सकते हैं, आप न्यूज में डिबेट कर सकते हैं, आप चाहें तो कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये सारी बातों को आपको उसमें बतानी पड़ेगी। उसके बाद आपको इसको कंक्लूजन में लाना पड़ेगा कि ये रहना डेमोक्रेसी के लिए कितना जरूरी है। यदि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता तो डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आंसर मुझे कब तक आप लोग देंगे, संडे तक देंगे इसके बारे में, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा पढ़िए, चैप्टर लंबा है, थोड़ा अच्छा सा पढ़िए और संडे तक मुझे इसका आंसर चाहिए। भाई पार्ट 3 इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। देखिए मैग्ना कार्टा जो है ये चीज आपको मैं थर्सडे को बता दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो हम इंग्लैंड की जो राज व्यवस्था थी, हम इंग्लैंड के राज व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। इंग्लैंड के राज व्यवस्था में मैग्ना कार्टा का मतलब कुछ होता है, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन पूरा आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से मैग्ना का मतलब क्या है, कार्टा का मतलब क्या है, और ये चीज मैग्ना कार्टा ये वर्ड आया कहां से और इसका क्या मतलब क्या होता है। तो मैंने ब्रिटेन बोला, जो बात मैं बोल दिया आप वही बात रिपीट कर रहे हो, कुछ नई बात बोलो, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, फ्राइडे को शायद क्लास हुई थी ना राम सर की, राम रैना सर की, वो नेक्स्ट सेशन आपका सैटरडे को लेना चाहते हैं, जिसके बारे में वो आपको ये भी बताएंगे कि जब आप स्टेट पीसीएस का या फिर यूपीएससी का जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो उस इंटरव्यू के लिए किस पर्सनैलिटी की डिमांड की जाती है, इसके बारे में वो बताएंगे आप लोगों को। और जो लास्ट टाइम का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए आगे की बात वो बताएंगे। लेकिन वो सैटरडे को वो क्लास तभी ले पाएंगे आपका, वो उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक सेंड किया हुआ है, कुछ 4-5 टॉपिक है। उस टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को चुनना है और उस टॉपिक के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है जिनसे उनको ये पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है।
ऐसे स्पीक्स, आपकी लेखनी आपके व्यक्तित्व के बारे में कहती है। तो वो जो ऐसे है वो मुझे आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे, उसका जो भी रहेगा नाम। आपको वो ऐसे लिख करके सबमिट करना है थर्सडे तक। आप ऐसे वो इंग्लिश और हिंदी जिस भाषा में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप मराठी में भी लिख सकते हैं, जो मराठी जानते हैं। तीनों लैंग्वेज उनको आता है, तीनों लैंग्वेज में किसी भी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। और फिर सैटरडे को फिर उनका क्लास होगा, भाई मॉर्निंग में रहेगा। ठीक है। तो कल से हमारी क्या टॉपिक होगी? हमने क्या पढ़ लिया है? फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे? कौन बताएगा? हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, है ना? उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य की नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप ये कह रहे हैं, राइट? हाँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं बनाया गया था। बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी के बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा तो। अच्छा, कल सूर्यकांत ही थे क्या जो मुझे ग्रुप पे बोल रहे थे ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया? आप ही थे क्या सूर्यकांत? अच्छा। क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने आपको पर्सनली बता दिया। देखिए होता क्या है, कल सूर्यकांत मुझे बोल रहे थे कि मैंने ये नहीं पढ़ाया, मैंने वो नहीं पढ़ाया। उन्होंने फिर मुझे बाद में नोट्स भेजा अपना, जिसमें बहुत सारे केस के बारे में लिखा हुआ था, वो मैंने देखा। देखिए होता क्या है, गांव मोहल्ले में जहां से आप पढ़ते हो, वहां पे जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो टीचर काफी बुजुर्ग होते हैं। और मैं काफी यंग हूँ और डायनेमिक भी। तो जो बुजुर्ग जो टीचर होते हैं, उन्होंने अपने जमाने में जो चीज पढ़ी थी वही बात वो आपको पढ़ाते रहते हैं। बशर्ते वो अभी का यूपीएससी का या आपके स्टेट पीसीएस का ट्रेंड्स नहीं देखते कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी के यूपीएससी बहुत ही चेंज हो चुका है। अभी के यूपीएससी में ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो आपकी किताबों से ना होकर के वो डायनेमिक होते हैं। और किताबों में ये केस ये बहुत पुरानी चीजें हो चुकी है। अभी सारे यूपीएससी को अब पता चल चुका है कि बच्चा रट्टा मार के आंसर लिख देता है। इसलिए वो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछने से बचते हैं। आप लास्ट 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर, यदि आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप 4-5 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ठीक है। तो सूर्यकांत, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि वो मैंने क्यों नहीं पढ़ाया? और ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे केस हैं जो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, अभी तो हमारा स्टार्ट ही हुआ है पॉलिटी। अभी तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स ये वो। अभी तो बहुत कुछ हमें पढ़ना बाकी है। तो बहुत सारे केस आएंगे हम जिसको आगे के क्लास में कवर करेंगे। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आप लास्ट 5 इयर्स का, लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन उठा करके देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है या नहीं, और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं क्या नहीं। यदि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों सफल होता है। ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल हम नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबको गुड नाइट। मॉडर्न हिस्ट्री थर्सडे से स्टार्ट है। जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले मॉडर्न हिस्ट्री का। और 15 जून से मैं जीएस के सारे पेपर लॉन्च कर रहा हूँ। 15 जून से सारा जीएस का पेपर पढ़ाया जाएगा। उसका भी टाइम टेबल जिनको जीएस ज्वाइन करना है मैं भेज दूंगा। जीएस का पूरा पेपर का मतलब ये हो गया कि प्रीलिम्स और मेंस पूरा A to Z।
विकी बहुत चंचल हो तुम, कम बोला करो और पढ़ाई ज्यादा करा करो, ठीक है? चलो गुड नाइट। बाद में टाइप, कल टाइप कर लेना।